नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का क्रैक यूपीएससी एट होम के इस यूट्यूब चैनल पर जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को। आज की डेट है 14 अगस्त 2020 और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट इवेंट्स का डिस्कशन। अगर आप हमारे इस डिस्कशन के नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से आपको डेली जो भी डिस्कशन हम करते हैं उसके नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको इसकी लिंक दे दी। अगर आपको नाम ना मिले, इस नाम से अगर आप सर्च करें और आपको चैनल ना मिले तो आप इस लिंक को भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड किया। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर क्वायरीज हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहली न्यूज़ से। तो जो हमारी पहली न्यूज़ है इट इज़ रिलेटेड विद अरुणाचल प्रदेश एंड 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों आए हैं ये न्यूज़ में? तो देखिए कंटेस्ट ये है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो चाहता है कि उसको इंक्लूड कर दिया जाए। वहाँ से डिमांड ऐसी उठ रही है कि उसको इंक्लूड किया जाए 6th शेड्यूल में, ठीक है। एट प्रेजेंट वो 5th शेड्यूल में है, अब वो 6th शेड्यूल में जाना चाहता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ ये 5th 6th शेड्यूल, चलिए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2 शेड्यूल ऐसे हैं, टोटल शेड्यूल आपको पता होंगे 12 हैं, ठीक है। और 2 शेड्यूल ऐसे हैं 5th और 6th जो कि ट्राइबल एरिया से डील करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो कंट्रीज़ में ऐसे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनके कुछ स्पेशल राइट्स उनको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं इन दोनों शेड्यूल के मुताबिक, ठीक है। 5th शेड्यूल में ऑल ओवर द कंट्री जितने भी ट्राइबल पॉपुलेशन वाले स्टेट हैं उनको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। एक्सेप्ट 4 स्टेट को 5th शेड्यूल में ऐड नहीं किया गया। वो कौन कौन से 4 स्टेट हैं? तो वो हैं आपके असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, ठीक है। इन 4 स्टेट के लिए अलग से एक शेड्यूल है जो कि है शेड्यूल 6, ठीक है। अब इनको क्या बेनिफिट मिलते हैं शेड्यूल 6 में? तो इनको कुछ स्पेशल बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑटोनॉमी जो होती है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है अगर हम कंपेयर करें 5th शेड्यूल से, ठीक है। इनको बेनिफिट भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो यही रीज़न है जिसके कारण अरुणाचल प्रदेश चाहता है कि वो 5th शेड्यूल से 6th शेड्यूल में मूव कर जाए ताकि उसे थोड़ी सी ऑटोनॉमी ज़्यादा मिले, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के बारे में। चलिए और थोड़ा सा समझते हैं 6th शेड्यूल को, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको स्टेट दे दिए हैं। आपका ये जो असम है, ये आपका जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, ये 4 स्टेट ये आते हैं 6th शेड्यूल में। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, आपको ये याद होनी चाहिए लोकेशन की, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर ये आते हैं आपके 5th शेड्यूल में, ठीक है। और ये जो आपका नागालैंड है इसके लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोविजन मेंशन है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए थोड़ा सा हम 6th शेड्यूल के बारे में समझते हैं। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कौन कौन से 4 स्टेट हैं जो इसके अंदर आते हैं। तो वो हैं आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 4 स्टेट हैं जो कि 6th शेड्यूल में आते हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि मेंशन है आर्टिकल 244 में और आर्टिकल 275 में, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्यों है, क्या वजह है जिनके कारण स्टेट को 6th शेड्यूल में डाला गया है? तो देखिए यहाँ की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है ना वो आज भी एंथ्रोपोलॉजिकल बिहेवियर के साथ रह रही है, यानी कि जो कई सदियों पहले से जैसे वो लोग रहते थे, ठीक है ना, वो आज भी उन्हीं कस्टम को, उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो उनका जो कल्चर है, उनके जो हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। इसीलिए इनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जाता है, थोड़ी सी ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाती है। ऑटोनॉमी का मतलब है आउटसाइड वर्ल्ड का यहाँ पे ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता है, ठीक है ना। वो जैसे अपने उनके जो कानून है, उनके जो नियम है वो उस हिसाब से जीते हैं, ठीक है। अगर इंडिया में सेंट्रल लेवल पे कोई कानून बनता है तो वो यहाँ पर जाके अप्लाई नहीं होगा डायरेक्टली, ठीक है ना, डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा। अभी क्या होता है जैसे कि अगर सेंट्रल ने कोई कानून बनाया तो वो ऑल ओवर इंडिया अप्लाई हो जाता है, ठीक है। लेकिन इन एरियाज में डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता है, ठीक है ना। कुछ स्पेशल कंडीशंस है कि उसके थ्रू अप्लाई हो सकता है लेकिन डायरेक्टली नहीं। वो क्या कंडीशन है वो भी हम समझेंगे, ठीक है। कुछ तो अब हर जगह कुछ ना कुछ एक्सेप्शन तो होते ही हैं, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, ठीक है। लेकिन बाहरी दुनिया से उनका जो इंटरफेरेंस है उसको कम करने की कोशिश की जाती है 6th शेड्यूल में, ठीक है, ताकि उनके कल्चर को प्रिजर्व करके रखा जा सके, ठीक है। अब इन सब का बैकग्राउंड कहाँ से निकल के आता है? तो देखिए क्या होता है ना, एक बॉर्डरलोई कमेटी की गठन किया गया था। कब, किसके द्वारा? हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा एक कमेटी को गठित किया गया था ताकि वो सजेशंस दे ऑटोनॉमी से रिलेटेड इन ट्राइबल एरियाज, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल एरियाज हैं
वहाँ पर उनको किस प्रकार की ऑटोनॉमी दी जानी है। तो वहीं से ये जो बॉर्डर कमेटी, इसी के कुछ सजेशन को माना गया और 5th और 6th शेड्यूल में उनके अलग अलग प्रोविजंस को मेंशन किया गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में भी बता दिया है। ठीक है ना, एक्सप्लॉइटेशन बाय द पीपल इन द प्लेन्स एंड द, ठीक है ना, जो एक्सप्लॉइटेशन होता है, जो लोग प्लेन्स में रहते हैं। देखिए ना, अभी होता क्या है कि इन जो रीजन्स हैं, जो ट्राइबल रीजन्स हैं, वहाँ पे अच्छे खासे मात्रा में आपके नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से एक्सट्रैक्शन किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज का, और उनको रिसोर्सेज को बाहर ले जाके यूज़ कर लिया जाता है। इससे इनको बेनिफिट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो कुछ बेनिफिट उनको प्रोवाइड करने की बात की गई है। तो अब देखिए 6th शेड्यूल में होता क्या है, हम थोड़े से इसके बारे में डिस्कस करें कि यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या होता है। तो क्या होता है, जो भी स्टेट 6th शेड्यूल में आते हैं, ध्यान से समझिएगा इस बात को, वहाँ पर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दी जाती हैं। ठीक है ना, कौन डिक्लेयर कर सकता है, प्रेसिडेंट। ठीक है ना, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। ठीक है, वहाँ पे कुछ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बनाई जाती हैं। एट प्रेजेंट कितनी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 10 है। ठीक है ना, 3 आपकी असम में है, 3 मेघालय में है, 3 मणिपुर में है और 1 त्रिपुरा में है। ठीक है, क्या होता है इन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में, इन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेपरेटली कुछ रीजनल काउंसिल भी बना सकते हैं। ठीक है ना, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट बड़ी है, वहाँ का जो मैनेजमेंट है उसको संभालने के लिए अलग से रीजनल काउंसिल को बनाने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर रीजनल काउंसिल भी बनाई जा सकती है। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में अभी प्रेजेंटली हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन बना सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट होती है, उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं। ठीक है, क्या किस तरह की पावर्स होती हैं, तो देखिए ये जो है ना, सिविल और जुडिशियल पावर इनको दी जाती हैं। ठीक है, किन मैटर्स में, जो आपके मैटर्स जैसे कि लैंड से रिलेटेड अगर कोई मैटर है, फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई मैटर है, फिशरीज से रिलेटेड कोई मैटर है, या सोशल सिक्योरिटी, इस प्रकार के जो भी मैटर है ना, जो आपके सिविल और जुडिशियल में आते हैं, ये लोग अपने खुद के रूल्स वहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है ना, खुद के कानून बना सकते हैं। इन कानून को अप्रूव किया जाएगा गवर्नर के द्वारा। ठीक है, ठीक है, और क्या होगा, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास किया है, तो वो लॉ जो है वो डायरेक्टली इन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए या तो आपको गवर्नर से या फिर प्रेसिडेंट से, ठीक है ना, अप्रूवल लेना होगा। अगर गवर्नर और प्रेसिडेंट बोल देते कि हाँ जो भी रूल बना है, वो जो आपकी ऑटोनॉमस, ये जो एडीसीज हैं, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, वहाँ पर भी उस लॉ को आप लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, तो वो लग जाएगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं लगेगा। बिना इनके अप्रूवल के वहाँ पे आप कोई भी नियम या फिर कोई कानून लेकर नहीं जा सकते। ठीक है, वो खुद ही अपना गवर्न करते हैं, खुद के अपने कानून बनाते हैं वो। ठीक है, और क्या है, देखिए और भी कई ऑटोनॉमीज इनको दी गई हैं। एक जो इंपॉर्टेंट ऑटोनॉमी इनको दी गई है, वो क्या ऑटोनॉमी है, आप यहाँ पे समझिए। यहाँ पे क्या होता है, इनको, इनके पास ये अधिकार है कि ये जो भी मिनरल रिसोर्सेज इनके एरिया में आते हैं, वो इनको खुद एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं लिमिटेड यूज़ के लिए। ठीक है ना, पूरी पावर नहीं दी जाएगी। अगर आपको समझ के चलिए, अगर पूरी पावर इनको दे दी गई मिनरल यूज़ के लिए, तो ये तो बहुत ज़्यादा ही ऑटोनॉमस हो जाएंगे। ठीक है ना, खुद के मिनरल्स वगैरह ये निकाल पा रहे हैं, खुद की इकोनॉमी अगर ये जनरेट कर पा रहे हैं, तो इनकी जो डिपेंडेंसी है कंट्री के ऊपर वो कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो फिर यहाँ से अलग होने की मांग भी उठ सकती है। तो पूरी ऑटोनॉमी नहीं दी जाती है, इनको थोड़ा सा कंट्रोल में रखा जाता है, किसके, गवर्नर के। ठीक है ना, गवर्नर क्या कर सकता है, गवर्नर के पास ये पावर है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपकी, ये इनको ऑर्गेनाइज कर सकता है या फिर रीऑर्गेनाइज कर सकता है। ठीक है, और क्या कर सकता है, ये उनका टेरिटरी वगैरह चेंज कर सकता है, उनकी बाउंड्रीज को चेंज कर सकता है। ये सब पावर्स होती हैं गवर्नर के पास। ठीक है ना, ठीक है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में अगर हम इनके मेंबर की बात करें तो कितने मेंबर्स होते हैं, तो यहाँ पर 30 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और एक स्पेशल प्रोविजन है, और कितने साल के लिए होते हैं, 5 साल के लिए होते हैं। और एक स्पेशल प्रोविजन है जो आपकी बोडोलैंड से रिलेटेड है। बोडोलैंड क्या है ना, एक एरिया है, जो बोडो पीपल होते हैं, कम्युनिटी है बोडो, कहाँ के, असम की। ठीक है ना, तो जो आपको असम और अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, वहाँ पर एक बोडोलैंड बना हुआ है। ठीक है ना, कोई डिस्ट्रिक्ट दोनों ही जगह की मिलाकर बोडोलैंड बनाया गया है, वो भी एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है ना, वहाँ पर 46 मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा बड़ा है एरिया के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो। ठीक है, कौन कौन सी पावर्स है इनके पास, तो हमने पहले भी डिस्कस किया, लैंड से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड, कैनाल वाटर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टीज, मैरिजेज एंड डिवोर्स, सोशल कस्टम, ऐसी कई प्रकार की पावर्स इनके पास हैं जिनको लेकर ये लॉ खुद के बना सकते हैं। ठीक है, अब हमने बात की थी स्टार्टिंग में, अगर आपको पता हो इसका डिस्कशन से पहले, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश 5th शेड्यूल में आता है,
असम 6th में आता है, मेघालय 6th में आता है, त्रिपुरा 6th में आता है, मिजोरम 6th में आता है, मणिपुर आपका 5th में आता है, और नागालैंड को जो है स्पेशल पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कौन सी जगह पे पावर दी गई है इसको? आर्टिकल 371, ठीक है ना। जैसे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड आर्टिकल 370 था ना, वैसे ही नागालैंड से रिलेटेड आर्टिकल 371A है, ठीक है। वहाँ पे इसको स्पेशल पावर्स हैं। क्या स्पेशल पावर्स हैं? कि अगर सेंटर और जो गवर्नमेंट कोई लॉ बनाता है, नहीं, सेंट्रल अगर कोई लॉ बनाता है तो बिना स्टेट की मर्जी से उस लॉ को वहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये स्पेशल पावर है नागालैंड के पास। थोड़ी सी ऑटोनॉमी नागालैंड को भी दी गई है ताकि वो अपनी जो कम्युनिटी है उसके कल्चर को बचा के रख सके, जो इंटरफेरेंस होता है आउटसाइड वर्ल्ड से उसको बचा सकें ये लोग, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया शेड्यूल 6 से रिलेटेड। चलते हैं आगे। अगला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं, इट इज़ रिलेटेड विथ ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ठीक है ना। इसका डिक्लेरेशन कल ही हुआ है, ठीक है ना। किसने किया है? हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। इसका मकसद क्या है? देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ठीक है ना। जो टैक्सेशन होता है आपका इनकम डिपार्टमेंट के द्वारा, टैक्स जो लोग देते हैं उसको थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, ठीक है। ट्रांसपेरेंट आप कैसे बना सकते हो? ठीक है, जितनी भी चीज़ों को अगर आपको ट्रांसपेरेंट बनाना है ना, तो आप उनको ऑनलाइन लेके आ जाओ, ठीक है। पेपर वर्क में बहुत धांधलेबाजी होती है ना। तो उसको आप अगर ऑनलाइन कर देते हो तो उससे दो फायदे होते हैं। एक तो ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो जाती है, दूसरा प्रोसेस भी थोड़ी ईजी हो जाती है, ठीक है। तो जो रियल में ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। आपको पता होगा इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना, ये थोड़ा एडिशनल ही डिस्कशन हम कर रहे हैं, 130 करोड़ पीपल के अराउंड हैं हम, ठीक है ना। और ज़्यादा ही होंगे, इससे कम तो होंगे नहीं हम 130 से। इसका 1% से भी कम लोग टैक्स पे करते हैं, ठीक है ना। अराउंड 1 to 2 करोड़ पीपल, सिर्फ इतने ही लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं, जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं, ठीक है ना। तो अगर ऑनेस्ट टैक्स पेयर को परेशानी जाती है टैक्स पेमेंट के लिए, तो हो सकता है वो भी थोड़ा डिमोटिवेट हो जाए टैक्स की पेमेंट करने के लिए। तो वो उसको मोटिवेट करने के लिए थोड़ी सी प्रोसेस को और ईज डाउन किया गया है, ठीक है ना। क्या किया गया है? डिजिटलाइज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फंक्शनिंग। उसकी जो इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की जो फंक्शनिंग उसको डिजिटलाइज किया गया है, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी था, रिफॉर्म्स लाने की काफ़ी ज़रूरत थी टैक्सेशन सिस्टम में, क्योंकि जब से कंट्री में टैक्सेशन रूल्स आए हैं, यानी कि हम इंडिपेंडेंस के टाइम की ही बात करें, जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था तभी से टैक्सेशन लॉज आए थे, लेकिन उसमें रिफॉर्म्स किए गए, बाद में आगे चल के रिफॉर्म्स किए गए, लेकिन जो उसका बुनियादी ढांचा था ना उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है ना। इसलिए टैक्सेशन सिस्टम थोड़ा सा पुराना है हमारा, उसमें रिफॉर्म की ज़रूरत थी, ठीक है ना। तो अब इसमें होगा क्या? रिसेंटली देखिए क्या फीचर्स होंगे इसके। तो जो प्लेटफॉर्म होगा उसमें आप फेसलेस असेसमेंट कर सकते हो, फेसलेस अपील, और टैक्स पेयर चार्टर्ड बन जाएगा, ठीक है ना। सब कुछ फेसलेस हो जाएगा, आपको कहीं ऑफिस की लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं होगी, ईजी हो जाएगी आपके लिए प्रोसेस, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन से रिलेटेड। चलते हैं आगे। अगला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल इट इज़ रिलेटेड विथ पूरा इनिशिएटिव, ठीक है। क्या है ये पूरा? देखिए इसका फुल फॉर्म है प्रोविजन ऑफ अर्बन अमेनिटीज इन रूरल एरियाज, ठीक है। क्या है इसका मतलब? देखिए क्या है, जो आपका पुणे है उसने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है ताकि जो रूरल एरियाज में थोड़ा सा वो डेवलपमेंट कर सके कोविड-19 के इस पैंडेमिक के दौरान, ठीक है। हम थोड़ा सा पूरा इनिशिएटिव के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो पूरा इनिशिएटिव है ना, इसकी शुरुआत की गई थी हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर 2003 में, डॉक्टर अब्दुल कलाम, उनके द्वारा इसकी स्टार्टिंग की गई थी। अगर आप में से किसी ने अब्दुल कलाम की एक बुक पढ़ी है, ठीक है ना, इंडिया 2020, ठीक है ना, इंडिया विजन 2020 या इंडिया 2020 करके नाम है इनकी बुक का, ठीक है ना, तो वहाँ पर भी आपको इसका थोड़ा सा जिक्र मिल जाएगा कि क्या चाहते थे अब्दुल कलाम, वो क्या चाहते थे कि हमारा जो देश है 2020 में कैसा हो, ठीक है ना। काफ़ी अच्छी बुक है, अगर आपको कभी टाइम मिले तो पढ़िएगा, ठीक है। तो इसमें अब्दुल कलाम ने आज़ाद ने बात की थी जो डिवीजन हमें देखने को मिलता है अर्बन लाइफ में और रूरल लाइफ में, उसको थोड़ा सा कम किया जाए। जो डिवाइड, जो ड्रिफ्ट हमें देखने को मिलता है ना एकदम अपोजिट, वो कम हो जाएगा। ऐसी बात की गई थी, उन्होंने विजन देखा था इंडिया के लिए कि इंडिया 2020 में कुछ ऐसा होगा। अचीव तो हमने कुछ नहीं किया है जो बातें उन्होंने की थी उसमें, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक फेलियर ही है, ठीक है। जो विजन उन्होंने देखा था हम उसे पूरा नहीं कर पाए। तो हम इस पॉइंट पर रहते हैं। पूरा इनिशिएटिव जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? डॉक्टर अब्दुल कलाम के आज़ाद के द्वारा। कौन सी मिनिस्ट्री है जो इससे डील करती है? तो वो है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। फिर पूरा इनिशिएटिव जो है 2003 में स्टार्ट हुआ था
इसको ही फिर आगे चल के अपडेट किया गया और पूरा 2.0 स्टार्ट किया गया, जो कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी, ठीक है। यहाँ देखिए सेंट्रल सेक्टर, मैं आपको पहले के लेक्चर में बता चुका हूँ सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में। सेंट्रल सेक्टर स्कीम 100% ओन्ड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि जो 100% पैसा जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ठीक है। क्या ऑब्जेक्टिव थे इस इनिशिएटिव के? तो जो डिवाइड है, हमने पहले बात की, जो ब्रिज है ना, ब्रिज बना के आना रूरल और अर्बन पॉपुलेशन के बीच, ठीक है ना, जो डिवाइड है उसे कम करना, ठीक है। इसमें क्या होगा, क्या मिशन है, देखिए, तो ग्राम पंचायत को जो है डेवलप किया जाएगा, ठीक है ना। जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती हैं उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया जाएगा, ताकि वो जो ग्राम पंचायत है उनको डेवलप करने को लेकर काम करें, ठीक है ना। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया पूरा इनिशिएटिव के बारे में। चलते हैं आगे। अगला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इट इज रिलेटेड विथ सीड बॉम्ब, ठीक है। क्या है ये सीड बॉम्ब? तो देखिए, ये एक सॉल्यूशन है जो मैन और एनिमल के बीच में हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा, जो एलिफेंट्स हैं या टाइगर्स हैं या वाइल्ड लाइफ है, वो आपको रोडों पे देखते हुए घूमती हुई मिल जाती है, ठीक है ना। उसके कारण क्या होता है, दोनों को नुकसान है, ह्यूमन बीइंग को भी लॉस होता है और एनिमल्स को भी लॉस होता है, जो आपकी वाइल्ड लाइफ है उसे भी लॉस होता है, ठीक है। क्यों आते हैं जो जानवर हैं वो शहरों की तरफ क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उन्हें जंगलों में खाना नहीं मिलता है, ठीक है, खाना पानी या फिर कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। इस प्रकार की दिक्कतों को सामना करते हैं तो वो खाने की तलाश में शहरों की तरफ आ जाते हैं। अब इससे नुकसान दोनों को है। कैसे? देखिए, ह्यूमन की लाइफ को डेंजर तो बन ही जाता है अगर कोई भी जानवर शहर में आ गया है ना। अगर टाइगर ही बाई चांस मान लीजिए आप किसी गाँव में घुस गया है या फिर किसी शहर में घुस गया है, तो वो ह्यूमन की लाइफ के लिए तो डेंजर कर ही सकता है। साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि रोड पर चलते हुए इनका एक्सीडेंट हो जाता है, जो आपकी वाइल्ड लाइफ है, ठीक है ना। कई बार आपने न्यूज़ सुनी होगी, एलिफेंट जो है ट्रक से टकरा गया, उसकी डेथ हो गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, उनको रिजॉल्व करने के लिए सीड बॉम्ब इनिशिएटिव लाए गए, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक पेस्ट तैयार किया जाता है, एक ऐसा बॉल तैयार की जाती है, ठीक है ना। उसमें बॉल में क्या क्या होता है, सबसे पहले तो आपकी सीड होता है एक, ठीक है ना, एक पेड़ का पौधे का एक बीज होता है, ठीक है। उसमें कंपोजिट होते हैं आपके, जो यूरिया वगैरह या फिर जो मैन्योर वगैरह होता है वो उसमें इंक्लूड किया जाता है। साथ ही साथ क्ले, जो आपकी मिट्टी है, वो उसके ऊपर लपेटी जाती है। और ऐसी बॉल्स को क्या किया जाता है, थ्रू एरियल मीडियम या फिर बाय मैनुअल इनको फेंक दिया जाता है जंगल के आसपास वाली एरियाज़ में, ठीक है। अब ये जो पेड़ हैं वो क्या करते हैं ना, जैसे ये बीज को हमने फेंका तो इनसे पौधा बन जाएगा, ठीक है ना, आगे चल के। और वो क्या करेगा, जो फूड सप्लाई है एनिमल को वो प्रोवाइड करता रहेगा, ठीक है। और क्या किया जाएगा इस इनिशिएटिव में? इस इनिशिएटिव में देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, LIDAR टेक्निक का यूज़ हुआ है, ठीक है। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने 2018 में, आई थिंक, एम स्ट्रिप के बारे में, ठीक है ना, एम स्ट्रिप टेक्निक के बारे में। तो वो जो था वो मॉनिटरिंग थी टाइगर की, एम स्ट्रिप जो थी वो मॉनिटरिंग ऑफ टाइगर से रिलेटेड था। और इस बार यूपीएससी पूछ सकता है कि LDR टेक्निक किस से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो देखिए, LDR टेक्निक से क्या होता है ना, मॉनिटरिंग की जाती है, ये भी एक रिमोट सेंसिंग की टेक्निक है जिससे रिमोट सेंसिंग की जाती है। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। इससे रिमोट सेंसिंग की जाती है, मल्टीपल जगह पे और इसका यूज़ किया जा सकता है ना, बहुत सारी जगह पर, एक स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। जैसे कि एम स्ट्रिप का एक स्पेसिफिक था कि टाइगर की मॉनिटरिंग से रिलेटेड था वो, लेकिन इसको बहुत सारी जगहों पर यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, रिमोट सेंसिंग होती है दैट यूज लाइट्स इन फॉर्म ऑफ पल्स्ड लेजर टू मेजर रेंजेस एंड वेरिएबल डिस्टेंसेस, ठीक है। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। बाकी मैंने आपको पूरा समझा दिया है कि सीड बॉम्ब में क्या होता है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा आप, किसी और बॉम्ब वगैरह मत समझ लीजिएगा, ठीक है। अगली एक लास्ट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी, सार्थक से रिलेटेड है। सार्थक क्या है? रिसेंटली इंडियन कोस्ट में एक नया पेट्रोलिंग व्हीकल को ऐड किया गया जिसका नाम है सार्थक, ठीक है। सार्थक क्या है? ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल, इसको शॉर्ट में OPVs कहते हैं, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये रिसेंटली हमने खुद ने बनाया है, ठीक है। देखिए, बिल्ड इंडिजिनसली, किसने बनाया है इसको? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको डिज़ाइन किया है। हमने खुद ने घर पर बनाया है, जो आत्मनिर्भर इनिशिएटिव चल रहा है उसके अंदर बना हुआ है, तो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है ना। तो इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ और पता होने की ज़रूरत नहीं है। सार्थक क्या है? एक ऑफशोर पेट्रोलिंग व्हीकल है जो आपकी पेट्रोलिंग करते हैं, ठीक है, कोस्ट के आसपास वाले एरियाज़ में जिनकी पेट्रोलिंग करते हैं जो व्हीकल्स, वही है एक सार्थक, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको हमारा ये आज का डिस्कशन पसंद आया होगा
और जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इस वीक हमारे 2 दिन के जो डिस्कशन है न्यूज़ का वो नहीं हो पाया, ठीक है ना, कुछ रीजंस थे, कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स था। तो आपके 2 आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। इस आर्टिकल को हम जो है सैटरडे या फिर संडे की डिस्कशन में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। सैटरडे संडे को क्या होता है, ज़्यादा न्यूज़ नहीं होती है, ठीक है ना। हिंदू में भी ज़्यादा न्यूज़ पब्लिश नहीं होती हैं उतनी जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, और पीआईबी में न्यूज़ नहीं आती हैं, ठीक है। तो जो भी न्यूज़ रहेंगी हम उनको डिस्कस कर लेंगे। कम न्यूज़ होने के कारण हमें बेनिफिट रहेगा कि हम बीओपी क्राइसिस को या फिर बीओपी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है आपका उसको पूरे अच्छी तरीके से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको हमारा डिस्कशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।